हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकंड लॉ रियल लॉ है, तो हम लोगों ने प्रूव किया सेकंड लॉ का यूज करके फर्स्ट लॉ। अब देखेंगे कि हम सेकंड लॉ का यूज करके थर्ड लॉ कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो लिखें कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एंड देयर इज नो एक्सटर्नल and there is no external force acting on this two system, acting on this system, ये करते हैं acting on this system। अब आप इसमें देखें, सपोज ऑब्जेक्ट ए exert force on B, object A exert force on B, FAB, this is called action। ठीक, in same way object B exert force on A which is called reaction। तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट A B पर फोर्स लगा रहा है FAB, ऑब्जेक्ट B A पर फोर्स लगा रहा है FBA। न्यू लाइन से लिखें according to Newton's second law, force is directly proportional to rate of change of linear momentum। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। न्यू लाइन से लिखें इफ फोर्स exerted by A defined as change in linear momentum of B, force exerted by A defined as change in linear momentum of B, dP2 upon dt। Similarly, force exerted by B is defined as change in linear momentum of A। भाई A ने B पर फोर्स लगाया तो किसके में चेंज इन मोमेंटम होगा? B में होगा, तो वो आ गया dP2 अपॉन dt। B की वजह से A पर जो फोर्स लगा, तो जब A पर फोर्स लगेगा तो किसका चेंज इन मोमेंटम होगा? A का होगा। ये आ गया इक्वेशन 1+2 FAB प्लस FBA इक्वल टू dP2 अपॉन dt प्लस dP1 अपॉन dt। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम जगहों पर समझाया भी जा रहा है, लेकिन एग्जाम में लास्ट ईयर 2 या 3 स्कूल्स में ये आया था और ऐसे ही कभी कभी आ जाता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट। ये आपने लिख लिया। ठीक, अब आप यहाँ पर लिखें ऑन द होल सिस्टम A and B, on the whole system A and B, no external force applied on it। On whole system A and B, no external force applied on it, so net change in momentum, so linear momentum of the system remains same। तो यहाँ पर है it is given that for system A and B there is no external force applied, no external force applied, so linear momentum
रिमेन कांस्टेंट। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो P2 प्लस P1 इक्वल टू कांस्टेंट। और आप जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर आप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था, डिफरेंशिएशन फॉर अ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज जीरो। तो ये आ जाएगा FAB प्लस FBA इक्वल टू जीरो और FAB इक्वल टू माइनस BA। दैट इज every action have equal and opposite reaction। वापस से हमें ये प्रूफ करना है, सेकेंड लॉ रियल लॉ है। तो पहले को तो दिखा दिया, थर्ड लॉ में हम लोग देख रहे हैं क्या कंसीडर किया, देयर इज टू मास सिस्टम A and B and there is no external force applied on it। कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ए बी पर जो फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट ए बी पर जो फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड एक्शन। और ऑब्जेक्ट बी ए पर जो फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है, क्योंकि हमें सेकेंड लॉ का यूज करना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने यहाँ पर देखा, और ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है ये फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो ए जो बी पर फोर्स लगाएगा तो बी का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो देख लिया गया। बी जो ए पर फोर्स लगाएगा तो ए का जो चेंज इन मोमेंटम उससे देखा गया, दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर है P1 प्लस P2 क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम का ये लीनियर मोमेंटम है। तो यहाँ पर है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यहाँ पर क्या दिया गया, अच्छा मैंने लिख दिया है एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट होगा तो जीरो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आपने देखा एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है, डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है।